वर्मा परिवार जो राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था, रात के अंधेरे में एक रहस्यमय अनुभव का सामना करता है। जब रिया को अचानक एक खाली बर्थ से फुसफुसाहट सुनाई देती है, उसकी जिज्ञासा उसे उस बर्थ तक ले जाती है। वहां उसे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिलती है जो अनिरुद्ध शर्मा नामक एक यात्री की है, जो सालों पहले गायब हो गया था। जैसे ही रिया डायरी पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि उस यात्री की बेबसी और डर की कहानी अब उसके सामने जीवंत हो रही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बजे का समय था। वर्मा परिवार, रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सुमन और बेटी रिया मुंबई से जयपुर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में अपनी यात्रा पर थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। अधिकतर यात्री सो चुके थे और ट्रेन की धड़धड़ाहट के अलावा चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रिया अपनी ऊपरी बर्थ पर लेटी हुई थी, जबकि उसके माता पिता नीचे आराम कर रहे थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए रिया को नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद अचानक उसे ऊपर की खाली बर्थ से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। उसने सिर घुमाकर उस बर्थ की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की रोशनी में खाली बर्थ पर सिर्फ धूल की परत नजर आ रही थी। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ट्रेन की आवाज और रात के माहौल की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने अपना सिर फिर से तकिए पर टिका लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। इस बार थोड़ी साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से उठकर अपनी मां सुमन को जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। उसके पिता रमेश भी खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार हिम्मत जुटाकर रिया ने खुद जाकर उस बर्थ की जांच करने का फैसला किया। रिया धीरे धीरे उठी और ऊपर की बर्थ तक पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर पर हावी हो चुकी थी। उसने धूल से सने गद्दे को सरकाया तो उसके नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी। डायरी पर जगह जगह धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे काफी समय तक संभाल कर रखा हो। रिया ने डायरी उठाई और बर्थ पर ही बैठ गई। पन्ने पलटते ही उसमें एक नाम लिखा दिखा, अनिरुद्ध शर्मा। पढ़ते पढ़ते रिया को समझ में आने लगा कि यह डायरी किसी यात्री की थी जो इस ट्रेन में सालों पहले सफर कर रहा था और अचानक गायब हो गया था। डायरी के पन्नों पर उसकी बेबसी और डर की दास्तान दर्ज थी। क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? रिया ने अचानक वही फुसफुसाहट अपने कानों के पास महसूस की। उसकी सांसें थम गईं। डायरी के पन्ने हवा से अपने आप पलटने लगे। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रेन की धड़धड़ाहट और डायरी के पन्नों की सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर छोटी आवाज भी भयावह लग रही थी। वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहें डायरी के उन अजीबोगरीब पन्नों पर जमी हुई थी। पापा और मां नीचे आराम से सो रहे थे। रिया ने उन्हें आवाज देकर जगाने की सोची, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसे लग रहा था कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। वह सोचने लगी कि डायरी को पढ़ने का यह सही वक्त नहीं है, लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटका खाकर धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी स्टेशन पर रुकने वाली हो। रिया ने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर दूर दूर तक अंधेरा पसरा था। कोई स्टेशन नहीं था, केवल घने पेड़ और वीरान मैदान दिखाई दे रहे थे। रिया ने धीरे से डायरी बंद कर दी और नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में जमी सीलन की। यह गंध धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैलने लगी। रिया ने घबराकर चारों ओर देखा। बाकी यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब से उसे देख रहा हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। कौन है वहां? उसने धीमे लेकिन कांपती हुई आवाज में पूछा। जवाब में बस ट्रेन की गड़गड़ाहट थी। रिया ने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद यह सब उसकी थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक खुद ही चमकने लगी। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर से मैसेज आया था, मुझे ढूंढो, जयपुर आने से पहले। रिया का शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन बंद ही नहीं हो रही थी। उसने घबराकर फोन को नीचे बर्थ पर फेंक दिया। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इतने में पापा की नींद खुल गई। उन्होंने उठकर पूछा,
क्या हुआ रिया, ठीक तो हो? रिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सुमन भी उठ गई। क्या बात है, क्यों इतना परेशान दिख रही हो? सुमन ने चिंता से पूछा। रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी। शायद सफर की थकान है। सुमन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, थोड़ा पानी पी लो, आराम आ जाएगा। रिया ने हामी भरी, लेकिन उसका ध्यान अब भी उस मैसेज और डायरी पर था। कौन था वो व्यक्ति जिसने यह मैसेज भेजा था? क्या डायरी से इसका कोई कनेक्शन था? क्यों ट्रेन में उस वक्त यह सब हो रहा था? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। रिया ने खुद को संभालते हुए पानी पिया, लेकिन उसका गला अब भी सूखा हुआ था। ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और खिड़की के बाहर अंधेरे में बिजली के खंभे तेजी से गुजर रहे थे। अंदर डिब्बे में माहौल पहले जैसा शांत था, लेकिन रिया के दिल की धड़कन सामान्य नहीं हो पा रही थी। हर चीज उसे अब असामान्य लग रही थी। पापा रमेश अपनी बर्थ पर दोबारा लेट गए थे और मां सुमन भी धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही थी। रिया चाहती थी कि वह भी सब कुछ भूलकर सो जाए, लेकिन उसका दिमाग उस अनजान मैसेज और फुसफुसाहट के बारे में सोचकर बेचैन हो रहा था। उसने अपने मोबाइल को उठाया और दोबारा मैसेज चेक करने की कोशिश की। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था। वो अजीब मैसेज अचानक गायब हो चुका था। क्या यह सच में हुआ था या मैं बुरी तरह भ्रमित हो रही हूं? उसने खुद से सवाल किया। रिया ने खिड़की से बाहर झांकने का फैसला किया। ट्रेन अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर वीरान रास्ते और सूखे खेत नजर आ रहे थे। कहीं कहीं पर दूर पेड़ दिखते थे जो रात की काली परछाइयों जैसे लग रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। तभी रिया को खिड़की के शीशे पर किसी परछाई का हल्का अक्स दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। रिया ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झट से पर्दा खींच लिया और बर्थ पर बैठ गई। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? एक धीमी लेकिन साफ आवाज उसके कानों में गूंजी। इस बार यह आवाज ट्रेन की गड़गड़ाहट से अलग थी, जैसे कोई पास ही फुसफुसा रहा हो। रिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। यह सब मेरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वह बड़बड़ाई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन तभी ट्रेन ने एक बार फिर झटका खाया और अचानक धीमी हो गई। रिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई थी। कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर फैले पेड़ नजर आ रहे थे। ट्रेन का रुकना अजीब था, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस बिना किसी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती। बाकी यात्री अभी भी गहरी नींद में थे। ये ट्रेन यहां क्यों रुकी? रिया ने खुद से सवाल किया। उसने नीचे की बर्थ पर सोए पापा को हिलाया। पापा, ट्रेन रुक गई है, रमेश ने आंखें मलते हुए कहा। क्या? कहां रुकी है? पता नहीं पापा, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। रमेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। लगता है कोई सिग्नल इश्यू होगा, तुम परेशान मत हो। उन्होंने वापस लेटते हुए कहा, थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ेगी, सो जाओ। रिया को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। ट्रेन में बाकी यात्री भी अब हलचल में आ गए थे। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी रिया ने देखा कि अगले डिब्बे से एक ट्रेन अटेंडेंट तेजी से उनकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ? रमेश ने अटेंडेंट से पूछा। सर, हम चेक कर रहे हैं कि ट्रेन क्यों रुकी है। सबको डिब्बे के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। रिया को इस बात से और ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसने मां सुमन की ओर देखा, जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी। क्या बात है? सुमन ने चिंतित होकर पूछा। पता नहीं मम्मी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, रिया ने धीरे से कहा। तुम ज्यादा सोच रही हो? ट्रेन के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुमन ने उसे सांत्वना दी। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसका ध्यान अभी खिड़की की ओर था। तभी उसे एक परछाई दूर पटरी के पास चलते हुए दिखाई दी। उसने गौर से देखा, कोई व्यक्ति सफेद कपड़ों में धीरे धीरे पटरियों के पास चल रहा था। रिया की आंखें पटरी के पास चल रही उस सफेद परछाई पर टिकी रह गईं। ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी और उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रिया, क्या देख रही हो? सुमन ने उसकी घबराई हुई हालत देखकर पूछा। मम्मी, वो देखो। रिया ने धीमी आवाज में पटरी की ओर इशारा किया, लेकिन जब सुमन ने खिड़की से बाहर झांका तो वहां कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं है वहां, सुमन ने उसे आश्वस्त किया। तुम थक गई हो, इसीलिए ऐसा लग रहा है। रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन में सवाल उमड़ते रहे। क्या उसने सच में कुछ देखा था या यह उसकी थकान का परिणाम था? लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है, रेलवे वाले कुछ भी ठीक से नहीं करते। रिया ने बेमन से सहमति में सिर हिलाया,
लेकिन उसका ध्यान अब भी उसी तरफ था जहां उसने वो परछाई देखी थी। तभी ट्रेन के बाहर से अचानक चीखने की आवाज आई। वह आवाज इतनी जोरदार और भयानक थी कि डिब्बे में हर कोई सहम गया। क्या हुआ? रमेश ने तुरंत खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। पता नहीं, रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैं जाकर देखता हूं। रमेश उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। सुमन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रमेश जी, मत जाइए, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। लेकिन रमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह दरवाजा खोलकर नीचे उतर गए। रिया और सुमन भी घबराई हुई उनके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंची। बाहर का दृश्य और भी भयावह था। ठंडी हवा के बीच अंधेरे में दूर तक सिर्फ ट्रेन की पटरियां नजर आ रही थी। तभी रिया ने देखा कि वही सफेद कपड़ों वाली परछाई अब पटरियों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ हवा में अजीब तरीके से उठे हुए थे। पापा, वहां मत जाइए, रिया ने चिल्लाकर रमेश को रोका। रमेश ने भी उस परछाई को देखा और ठिठक गए। ये कौन है? उन्होंने चौंक कर पूछा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। पापा, वापस आइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रमेश उस परछाई की ओर बढ़ने लगे। सुमन ने घबराकर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रमेश आगे बढ़ चुके थे। रिया की आंखें उस परछाई पर गड़ी थीं, जो धीरे धीरे ट्रेन की तरफ आने लगी थी। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं, जैसे वो हवा में तैर रही हो। पापा, जल्दी वापस आइए, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। रमेश ने एक पल के लिए रुककर उनकी ओर देखा, लेकिन तभी वो परछाई अचानक गायब हो गई। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। आसपास का माहौल इतना अजीब और डरावना हो चुका था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। रमेश थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़े रहे, जैसे उन्हें यकीन न हो कि उन्होंने सच में कुछ देखा था। रिया और सुमन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हवा अब तेज हो चुकी थी और ट्रेन के चारों ओर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। पापा, वापस आ जाइए, रिया ने लगभग रोते हुए कहा। रमेश ने खुद को संभाला और धीमे कदमों से ट्रेन की ओर लौटने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों थे। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, ट्रेन के अटेंडेंट ने भी दौड़कर वहां पहुंचा। आप लोग नीचे क्यों उतरे हैं? यहां रुकना मना है। ट्रेन किसी तकनीकी खराबी की वजह से रोकी गई है, अटेंडेंट ने घबराए हुए स्वर में कहा। लेकिन वो पटरी के पास एक अजीब सा व्यक्ति था, रमेश ने हाँफते हुए कहा। अटेंडेंट का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाते हुए कहा, सर, यहां कोई नहीं आता। इस इलाके में कई अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि कोई ट्रेन से नीचे ना उतरे। रिया का दिल बैठ गया। उसने पापा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस अंदर चलते हैं। रमेश ने बिना कोई विरोध किए उसका हाथ थाम लिया और तीनों जल्दी से डिब्बे के अंदर लौट आए। सुमन ने पानी की बोतल उठाकर रमेश को दी। आपने हमें डरा ही दिया था, सुमन ने कांपती आवाज में कहा। रमेश चुपचाप बैठ गए। उनके चेहरे पर अब भी वो सफेद परछाई घूम रही थी। रिया अपनी बर्थ पर बैठ गई और बार बार खिड़की की ओर देखने लगी। ट्रेन में बाकी यात्री भी अब जाग चुके थे और सबके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ये ट्रेन अभी तक क्यों नहीं चली? एक यात्री ने जोर से सवाल किया। रेलवे वालों को फोन करना चाहिए, दूसरे यात्री ने सुझाव दिया। तभी अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें झपकने लगी। यात्रियों के बीच खलबली मच गई। कोई मोबाइल टॉर्च जलाने की कोशिश कर रहा था तो कोई अटेंडेंट को बुलाने के लिए चिल्ला रहा था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। लाइट्स की झपक के बीच उसे एक बार फिर वहीं परछाई खिड़की के पास दिखी। ये सब क्या हो रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। सुमन ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, कुछ नहीं, बस लाइट का इश्यू है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन रिया को लग रहा था कि मामला सिर्फ लाइट का नहीं है। ट्रेन का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पूरे डिब्बे में फैल गया था। ट्रैक पर ट्रेन की आवाज भी धीमी पड़ गई थी। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज कहां से आ रही है? रमेश ने घबराकर पूछा। रिया ने ध्यान से सुना। आवाज अगले डिब्बे से आ रही थी। पापा, लगता है कोई बच्चा परेशान है, रिया ने कहा। मैं देखता हूं। रमेश ने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। सुमन ने भी रमेश को रोका। हम सब यहीं रुकते हैं, रेलवे स्टाफ देख लेगा। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज और तेज हो गई। रमेश ने अनमने ढंग से रिया का हाथ छुड़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे बैठे रहें? वहां कोई बच्चा रो रहा है, मदद करनी चाहिए। उनकी आवाज में एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी। सुमन ने फिर रोकने की कोशिश की। रमेश जी, कुछ गड़बड़ है,
मत जाइए, रेलवे स्टाफ देख लेगा। रिया ने भी कहा, पापा प्लीज मत जाइए, ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रमेश किसी की नहीं सुन रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोला और अगले डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। रिया और सुमन दोनों घबराई हुई उनके पीछे पीछे चल दी। बच्चे की रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी, इतनी दर्दनाक और करुण कि रिया के सीने में अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। डिब्बे में घुसते ही माहौल और अजीब हो गया। वहां लाइटें बंद थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। यात्रियों की सीटें खाली लग रही थीं, जैसे कोई वहां बैठा ही ना हो। ये लोग कहां चले गए? सुमन ने फुसफुसाकर पूछा। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन उस डिब्बे में एक भी यात्री नहीं था। अजीब बात यह थी कि डिब्बे की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, फिर भी हवा का ठंडा झोंका लगातार महसूस हो रहा था। रमेश अब भी बच्चे की आवाज की दिशा में बढ़ रहे थे। पापा रुक जाइए, रिया ने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो डिब्बे के आखिरी छोर तक पहुंच गए, जहां बच्चे के रोने की आवाज तेज हो रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली बर्थ और चारों ओर सन्नाटा। रिया की सांस थम गई। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बड़बड़ाया। हमने तो साफ आवाज सुनी थी, सुमन ने सहमते हुए कहा। रमेश भी चौंक गए थे। यह सब समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तभी अचानक ट्रेन झटका खाकर फिर रुक गई। इस बार झटका इतना जोरदार था कि रिया बर्थ से टकरा गई। अब क्या हुआ? सुमन ने घबरा कर पूछा। रिया ने अपने सिर को सहलाते हुए खिड़की की ओर देखा। ट्रेन एक वीराने के बीच रुकी हुई थी। बाहर दूर तक कोई स्टेशन नहीं था, बस सूखे पेड़ और पथरीली जमीन फैली हुई थी। चांद की हल्की रोशनी इस वीरान जगह को और भी भयावह बना रही थी। रमेश ने ट्रेन के गार्ड को ढूंढने का फैसला किया। मैं जाकर देखता हूं कि यह ट्रेन क्यों रुकी है, तुम लोग यहीं रहो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। लेकिन रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, हमें साथ रहना चाहिए, यहां सब कुछ अजीब लग रहा है। रमेश ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और वहीं बैठ गए। बाहर का सन्नाटा ट्रेन के अंदर तक घुस चुका था। हवा भारी हो चुकी थी। अचानक डिब्बे के पिछले हिस्से से खटखटाने की आवाज आने लगी। अब ये क्या है? सुमन ने घबरा कर पूछा। कोई शायद दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, रमेश ने अंदाजा लगाया। रिया ने महसूस किया कि उनकी धड़कनें तेज हो गई थी। डिब्बे में अब भी बाकी यात्री नहीं लौटे थे और यह खटखटाने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। रमेश ने आवाज की दिशा में देखते हुए कहा, शायद कोई यात्री गलती से बाहर रह गया हो, मैं जाकर देखता हूं। नहीं पापा मत जाइए, रिया ने घबरा कर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सुमन ने भी उसे रोकने की कोशिश की। रमेश जी बैठिए, यह सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और आवाज की दिशा में बढ़ गए। रिया और सुमन भी अनचाहे उनके पीछे पीछे चल पड़ी। ट्रेन की रोशनी अब और मंद हो चुकी थी। ठंडी हवा ने डिब्बे के माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। खटखटाने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। डिब्बे के पिछले हिस्से में पहुंचते ही रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। यह कैसे बंद हो सकता है? उन्होंने अजीब सी उलझन में कहा। यह दरवाजा हमेशा खुला रहता है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश ने एक बार फिर जोर लगाकर दरवाजा खींचा और इस बार वह खुल गया। बाहर का नजारा डरावना था। वीरान पटरियां और घने पेड़ अंधेरे में डूबे हुए थे। ठंडी हवा का झोंका रमेश के चेहरे से टकराया। यहां कोई नहीं है, रमेश ने पीछे मुड़कर कहा। लेकिन तभी रिया ने देखा कि ट्रेन के ठीक पीछे पटरी के किनारे पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर हिल नहीं रहा था और चेहरा अस्पष्ट था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। पापा वो देखो, रिया ने कांपते हुए इशारा किया। रमेश ने उस दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। क्या देख रही हो? रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो वहां कोई खड़ा है, मुझे साफ दिख रहा है। सुमन ने भी बाहर देखा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। रिया, तुम्हें शायद भ्रम हो रहा है। रिया ने आंखें मलते हुए दोबारा देखा। वह आकृति अब और करीब आ चुकी थी। उसके सफेद कपड़े हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। वो करीब आ रही है, रिया ने घबरा कर कहा। आवाज टूटने लगी थी। चलो अंदर चलते हैं, रमेश ने सख्ती से कहा। उन्होंने रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुमन भी उनके पीछे पीछे भागते हुए आई। डिब्बे में वापस आकर तीनों एक बर्थ पर बैठ गए। रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सुमन ने उसका माथा छुआ। तुम्हें बुखार तो नहीं है? रिया ने सिर हिलाया। मम्मी, मैंने सच में देखा था, कोई था वहां। यह सब तुम्हारा भ्रम है, रमेश ने गंभीरता से कहा।
ऐसी वीरान जगहों पर दिमाग अजीब चीजें सोचने लगता है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। ट्रेन के अंदर का माहौल अजीब सा लग रहा था। बाकी यात्री अब तक अपने डिब्बों में लौटे नहीं थे। खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी डिब्बे के अगले हिस्से से किसी के भागने की आवाज आई। रिया का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। अब क्या हुआ, उसने बुदबुदाया। रमेश और सुमन ने भी आवाज सुनी। रमेश तुरंत उठे। कोई शायद घबरा गया है, मैं देखता हूं। लेकिन इस बार रिया ने उन्हें नहीं रोका। डर अब उसके भीतर इतनी गहराई तक बैठ चुका था कि वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि यह सब वास्तविक है या सिर्फ उसका भ्रम। रमेश अगले डिब्बे की ओर तेजी से बढ़ गए। रिया और सुमन ने डर के बावजूद उनका पीछा किया। डिब्बे का माहौल अब पहले से भी अजीब लग रहा था। ठंडी हवा तेज हो चुकी थी और रोशनी बार बार झपक रही थी। बाकी यात्री अब भी नदारद थे। हर कदम के साथ रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। डिब्बे के छोर पर पहुंचते ही रमेश ने देखा कि एक व्यक्ति, जो शायद रेलवे स्टाफ का था, जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसकी वर्दी अस्त व्यस्त थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ? रमेश ने झुककर उससे पूछा। उस व्यक्ति ने कांपते हुए इशारा किया। वो वहां था, मैंने देखा। उसकी आवाज टूट रही थी। कौन? रमेश ने हैरानी से पूछा। वो व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ट्रेन एक झटके के साथ जोर से हिली और अजीब सी आवाज के साथ फिर रुक गई। इस बार ट्रेन में रोशनी पूरी तरह बुझ गई। डिब्बे में घुप अंधेरा छा गया। पापा! रिया ने घबराकर चिल्लाया। मैं यही हूं। रमेश ने उसका हाथ थाम लिया। सुमन की आवाज भी कांप रही थी। यह सब क्या हो रहा है? अंधेरे में अचानक से धीमी लेकिन भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। रिया का गला सूख गया। पापा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? रमेश ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। तभी अचानक एक तेज रोशनी ट्रेन के बाहर से अंदर झांकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर बहुत बड़ी फ्लैशलाइट जलाई हो। यह क्या है? सुमन ने कांपते हुए पूछा। रमेश ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं। तभी वो रोशनी धीरे धीरे ट्रेन के हर हिस्से में फैलने लगी। अजीब बात यह थी कि इस रोशनी के साथ ट्रेन की पटरियों पर एक अजीब सी सरसराहट भी सुनाई देने लगी। रिया का दिल बैठ गया। उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। रमेश ने भी इस बार उसकी बात से सहमति जताई। चलो, अगले स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया चिल्लाई, नहीं, ये कैसे हुआ? रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह जाम हो चुका था। तभी अचानक पिछले डिब्बे से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आन